स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ तीसरा चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। दूसरा चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है, ना देखो हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो आपको एक लाइन से मिल जाएगा। तीसरा चैप्टर आज शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है वो दिखता कैसा है, इसका शक्लो सूरत कैसा होता है। तो दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है बाबू वो इस तरह का रहता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। या इसमें वन वन अभी जो लगा है वो वन नहीं लगाते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण आप पहले भी पढ़े हैं। रैखिक समीकरण मतलब होता है जिसमें स्क्वायर ना हो। रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन जिसको बोलते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें स्क्वायर ना हो, जैसे x प्लस टू रैखिक समीकरण है। y माइनस थ्री या प्लस थ्री फोर कुछ भी रहे, पावर में कुछ ना हो, पावर वन हो, सिर्फ वन पावर हो, तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं, है ना। और इसी में अगर स्क्वायर लगा देंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्यूब लगा देंगे तो त्रिघात हो जाएगा, ठीक है। तो रैखिक मतलब क्या है कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी पावर में क्वेश्चन नहीं रहेगा, स्क्वायर कहीं नहीं रहेगा, क्यूब कहीं नहीं रहेगा, सिंपल साधारण रहेगा, ऐसा सीधा पावर वन में, है ना, यानी स्क्वायर नहीं रहेगा। एक्स वाई ये सब में स्क्वायर नहीं रहेगा, ना ही क्यूब रहेगा, लीनियर रहेगा। लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण रहेगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या हो रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण तो समझ में आ गया, जिसमें किसी प्रकार का कोई घात ना हो तो वो रैखिक समीकरण है। लेकिन दो चर बोला है, चर चर भी क्या होता है उसको बहुत बार भी समझा चुके हैं, चर अचर को भी, लेकिन फिर से एक बार समझ लेते हैं हल्का सा। चर चर क्या है, इसको वेरिएबल इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, वेरिएबल। और अचर को कांस्टेंट कहते हैं। तो चर होता है, वेरिएबल होता है जो ABCD वाला टर्म है, एक्स वाई जेड ये सब जो बदलते रहता है ना, ये फिक्स नहीं होता, ये बदलते रहता है, तो वो चर है। और अचर यानी कांस्टेंट, यानी वो फिक्स रहता है। जैसे पाँच कहीं लिखा है तो पाँच का मतलब पाँच ही होता है, लेकिन अगर यहाँ पे एक्स लिखा है तो एक्स का मतलब बदलते रहता है। कहीं पे एक्स मतलब टू आ जाएगा, कभी माइनस टू आ जाएगा, कभी एक्स का मतलब माइनस थ्री, कभी एक्स का मतलब जीरो भी आ जाता है, कभी एक्स बराबर फाइव भी आ जाता है। तो एक्स या वाई का मान बदलते रहता है, लेकिन ये कोई नंबर है तो इस नंबर का मान नहीं बदलेगा, टू है तो टू ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अचर यानी कांस्टेंट है, और चर किसको बोलेंगे, जो जिसका मान वैल्यू बदलते रहता है। यानी सिंपल शब्दों में याद रखा जाए तो एक्स वाई जो रहेगा वो चर है, ठीक है, एक्स वाई को चर कहते हैं, ठीक है। ये कहीं जेड भी रह सकता है, ABCD भी रह सकता है, लेकिन यहाँ जो ABCD है वो चर नहीं है, ठीक है। ये कांस्टेंट को ABC से दिखाए हैं, ABCD को कांस्टेंट, ABCD से कांस्टेंट को ही अक्सर दिखाते हैं। और चर हमेशा एक्स वाई जेड यही सब होता है, ठीक है, लास्ट वाला है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं PQR ST कोई भी चर हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर कहीं लिखा 5a² प्लस बी प्लस 5a² प्लस थ्री या 3b प्लस टू, इस तरह से, तो यहाँ a और b ही चर हो जाएगा, a और b चर है ना। तो समझ में आ रहा है, ABCD वाला जो आ जाए कहीं पे तो वही है चर, और सिंपल साधारण मैथ वाला नंबर रहे तो वो अचर। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये अचर को दिखाए हैं, ठीक है। यहाँ ABC का मतलब कोई नंबर रहेगा, 1 2 3 4 5 ऐसा रहेगा, यानी इसमें चर x और y है। तो जो दो चर में बोला है रैखिक समीकरण, इसलिए दो गो चर रहेगा, एगो x और एगो y, ठीक है, दो चर हो गया। और ये सीधा स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है। तो दो चर में रैखिक समीकरण पढ़ना है इस चैप्टर में, यानी इस तरह के समीकरण को पढ़ना है। तो यहाँ पे अक्सर क्या होगा, दो समीकरण होगा, दो समीकरण होगा, और वहां से हमको हल करना होगा। हल करने का बहुत सारा विधि है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि, है ना। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था, जिसको हटा दिया गया अब, है ना। तो 2023 में बहुत सारा सिलेबस कटा हुआ है। 3.1 जो पहले था वो कट चुका है, 3.2 से अब स्टार्ट हुआ है, 3.2 जो था वो 3.1 बन गया है, ठीक है। तो पुराना बुक होगा तो हम अभी 3.1 पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन आपको वो मिलेगा 3.2 में, है ना, देख लीजिएगा। तो 3.1 पढ़ने से पहले कुछ कुछ सूत्र, कुछ फॉर्मूला, कुछ
मेथड, कुछ कंसेप्ट याद रखना होगा। वो कंसेप्ट क्या है, तो दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, दो गो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो दो गो दिया हुआ रहेगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी मान चलिए दो हो गया। अब देखिए दो को समीकरण अगर दिया हुआ है, दोनों में हम ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी लिख देंगे, तब समझ में ना आएगा ये कौन है ना, तो दोनों सेम सेम एकदम हो गया, सेम टू सेम। तो फर्क पैदा करने के लिए क्या करते हैं, पहला वाला को A1 B1 C1 मानते हैं और दूसरा को A2 B2 C2। ठीक है, तो पहला समीकरण हो गया A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, B2x प्लस A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यानी कि एक चीज यहाँ पे याद रखना है, गड़बड़ नहीं करना है, x के साथ जो रहेगा, x के साथ कोई नंबर है जैसे 5x 2x 3x कुछ भी रहे, तो x के साथ जो नंबर रहेगा उसको a कहना है, वो a मानेंगे, उसको a है ना, और दो है इसलिए A1 है, वो A2 हो जाएगा। इसी तरह y से याद रखना, y का जो कोफिशिएंट रहेगा, y का जो गुणांक रहेगा, यानी y के साथ जो नंबर रहेगा 2 3 4 5 जो भी, उसको b लिखेंगे। ठीक है, और जिसमें एक्स वाई ना रहे वो हो जाता है सी, वो सी रहेगा। ठीक है, C1 C2 क्लियर है। तो इस तरह का दो गो समीकरण दिया हो रहेगा। अब यहां से करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, A1 बाई A2 निकालना है इज इक्वल टू B1 बाई B2 और C1 बाई C2 ऐसा निकालना है। ठीक है, मेन कंसेप्ट यहाँ पे देखिए, इसको याद रखिएगा, काम हो जाएगा। A1 बाई A2 करना है, B1 बाई B2 करना है, C1 बाई C2। और अगर ऐसा करेंगे, A1 बाई A2 कर देंगे और B1 बाई B2, और ये दोनों अगर बराबर ना आवे, पहला वाला बराबर ना आवे, A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर ना आवे, तो इसमें दो चीज क्वेश्चन इससे बनता है, दो गो समीकरण दिया हो रहेगा। इससे क्वेश्चन कहेगा कि क्या इसका ग्राफ कैसा बनेगा, और एक क्वेश्चन रहेगा कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि इसका हल कितना होगा, एक हल होगा, अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा कट जाए आपस में, तो इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ जो बनेगा वो प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। इसका ग्राफ कैसा रहेगा, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काटेगा, एक जगह प्रतिच्छेद करेगा। और इसका हल अगर पूछा कितना हल होगा, तो इसका एक हल होगा। दूसरा चैप्टर अगर ढंग से पढ़े होंगे, पढ़ाते तो पूरा ढंग से है, लेकिन आप लोग पढ़ते ढंग से नहीं है या रेगुलर वीडियो नहीं देखते, रेगुलर अगर क्लास किए होंगे दूसरा चैप्टर, तो वहां पे ये ग्राफ का पूरा कॉन्सेप्ट बताए थे कि प्रतिच्छेद करता है तो कितना हल होता है, यानी एक बार कटता है तो बताए थे कि एक हल, और दो बार कट गया तो दो हल, तीन बार कट गया तो तीन हल, है ना। तो वो मैथ क्या है ना कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पहला चैप्टर बढ़िया से समझ में आ गया तो दूसरा भी समझ में आएगा, दूसरा बढ़िया समझ में आ गया तो तीसरा भी आराम से, तीसरा का कुछ कुछ कंफ्यूजन में। अब दूसरा चैप्टर अगर बिल्कुल नहीं समझे हैं, तीसरा में आएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ बहुत आएगा लेकिन बहुत कुछ बाउंस कर जाएगा। इसीलिए रेगुलर क्लास करना है मैथ को, है ना, छोड़ना नहीं है बीच में। ठीक है, तो अगर A1 बाई A2 B1 बाई B2 बराबर ना आवे तो प्रतिच्छेदी रेखा लिख देना है, और इसको लिख देंगे कि एक हल है। ठीक है, और अगर A1 बाई A2 निकालेंगे, फिर B1 बाई B2 निकालेंगे, B1 बाई B2 दोनों बराबर आया, तो C1 बाई C2 भी निकाल दे, C1 बाई C2 भी निकाल के तब देख लेंगे। और अगर देखें कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 तीनों का तीनों बराबर आ गया, तो उसमें लिखेंगे संपाती, इसका ग्राफ जो बनेगा उसको संपाती कहते हैं। अब संपाती ग्राफ कैसा होता है समझना पड़ेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ तो समझ में आ गया होगा, ऐसा कटेगा, है ना, एक जगह कट गया तो वो प्रतिच्छेद किया। संपाती ग्राफ होता है कि एक लाइन ऐसा गया तो इसी में एक और लाइन चल गया, इसी के ऊपर एक और लाइन चल गया, इसी के ऊपर, है ना, इसी के ऊपर एक और लाइन चल गया, तो उसको संपाती कहते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे में पूरी तरह से आ गया, पूरी तरह से इंटरसेक्ट, मतलब एक जगह इंटरसेक्ट हुआ, कटा, लेकिन इसमें इंटरसेक्ट ना, पूरा एक दूसरे के ऊपर ही ऐसा तेंगरा गया है, एक दूसरे के ऊपर पूरा आ गया ऐसा। दोनों लाइन मतलब दोनों रेखा एक ही बिंदु पर एक ही जगह से पूरा पास हो रहा है, एक ही जगह से पास हो रहा है, पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर हो, तो उसको संपाती कहते हैं। ठीक है,
संपाति। अब देखिए एक चीज हम अभी जस्ट बोले कि जितना एक दूसरे से कटता है उतना उसका हल होता है। जैसे इसमें एक बार कटा तो एक हल। अब इसमें देखो पूरा इस तरह का है तो कहाँ कहाँ कटा, तो हर जगह कट रहा है, हर जगह टच कर रहा है, हर जगह टच कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका अनेक हल हो जाएगा। कितना हल, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल इसको लिखते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब इसमें अंदाजी हल है, बहुत हल है ना, बहुत हल। एक दूसरे में से टच कर गया, जितना टच करता है उतना हल रहता है। यहाँ एक बार टच करा तो एक हल, अब इसमें पूरा टच किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना गिनना चाहे अनलिमिटेड इसका हल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दो गो हो गया, पहला दूसरा याद रहेगा। तीसरा देखिए ध्यान से, अगर हम a1/a2 निकाल दिए और b1/b2 निकाल दिए, दोनों बराबर आया, a1/a2 b1/b2 बराबर आया, लेकिन c1/c2 जब निकाले तो पता चला कि c1/c2 ये दोनों के बराबर नहीं है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा समांतर रेखा। कैसा, समांतर रेखा। ध्यान से देखिएगा, समांतर रेखा। समांतर रेखा किसको कहते हैं, अब बहुत कोई समांतर रेखा को भी पता नहीं होगा। तो समांतर रेखा किसको कहते हैं, 7वां 8वां क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि दो ऐसा रेखा जो आपस में कभी नहीं कटे। जैसे ये दो है, ऐसा इतना सीधा है कि इसको कितना ऊपर ले जाए आपस में नहीं कटे। और अगर ऐसा एक रेखा और ऐसा है तो इसको अगर इधर ले जाएंगे तो आपस में कट जाएगा। लेकिन ऐसा एकदम सीधा है तो कितना आगे बढ़ ऊपर नीचे करें कहीं आपस में नहीं कटेगा। यानी एक लाइन ऐसा जा रहा है और एक और लाइन जो है ऐसे ही एकदम है। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा, दोनों के बीच का दूरी हमेशा इक्वल रहेगा। यानी कितनों दूर आगे बढ़ा दिया जाए इस लाइन को या पीछे कितनों दूर ले आया जाए, ये आपस में कभी नहीं कटेगा। अब बताइए फिर से कि इसका हल कितना होगा। क्या बोल रहे हैं बार बार कि जितना बार कटता है उतना ही हल, एक बार कटा तो एक हल, इसमें बार बार कट रहा है तो अपरिमित रूप से अनेक हल, इसमें एको बार नहीं कट रहा है बबुआ, तो इसका कितना हल हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, अच्छा एक हल जो है, एक हल, इसी को कभी कभी लिखा हुआ रहेगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, है ना, मतलब एक के सॉल्यूशन एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इतना सा अगर कंसेप्ट दिमाग में छाप लीजिएगा तो 3.1 जो है खत्म, कहानी हो जाएगा, एक भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई क्वेश्चन। ठीक है, क्या याद रखना है, a1/a2 b1/b2 निकाल के देखना है। दोनों बराबर नहीं आया तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, खाली ये दोनों बराबर नहीं आया तो लिख देना है। अगर पूछा कि ग्राफ कैसा बनेगा, दो समीकरण दे देगा, बोलेगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो क्या करना है, a1/a2 b1/b2 निकाल देना है। देखना है बराबर नहीं आया तो लिख देना है इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा हो, एक जगह प्रतिच्छेद करेगा इसका ग्राफ। और बोला अगर कि हल क्या होगा, इसका कितना हल होगा, कै ठो हल निकलेगा, तो एक हल या अद्वितीय हल होगा, एक हल यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक हल आएगा। और अगर देखेंगे कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों का तीनों बराबर आवे तो उसको लिख देना है संपाती होगा। संपाती माने दोनों एक दूसरे के ऊपर, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनलिमिटेड इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ जाए लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आए तो लिखेंगे समानांतर रेखा, यानी आपस में कहीं नहीं कटा, यानी कोई हल नहीं होगा। इतना सा अगर कोई दिक्कत नहीं होगा तो इसी से एक और क्वेश्चन पूछता है कि कौन संगत है कौन असंगत है, कौन संगत है कौन असंगत है। तो ध्यान से देखिएगा, जिसका हल है, जिसका हल है वो संगत है और जिसका हल नहीं है वो असंगत है। अब बताइए किसका हल है, अगर दोनों बराबर नहीं आया तो इसका एक हल है, अगर सब बराबर आया तो इसका अनेक हल है। तो जो बराबर ना आवे या सब बराबर आवे तो दोनों के सिचुएशन में हल है, एक ठो का एगो हल, एक ठो का अपरिमित रूप से अनेक हल। लेकिन अगर एगो बराबर आया और एक ठो नहीं बराबर आया तो इसका कोई हल नहीं। और क्या बोले, जिसका हल है, ये दोनों का हल है, किसका हल है, ये दोनों का, तो ये दोनों का हल है तो ये दोनों समीकरण को क्या कहेंगे, संगत समीकरण। ये कैसा है, संगत है। और जिसका हल नहीं है तो ये वाला का हल नहीं है तो ये वाला हो गया असंगत। इतना सा को याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, 3.1 कंप्लीट हो जाएगा और आपका पुराना बुक में 3.2। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको दिमाग में छाप लीजिए, कॉपी इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इसका एक भी क्वेश्चन को छूने से पहले आपको इसको लिख लेना होगा।
बढ़िया से साफ साफ कॉपी में सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, ये सब को लिख के आगे बढ़ना है, क्योंकि इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? तो चलिए इसको लिख लीजिए, मिटाते हैं हम और क्वेश्चन में आते हैं फटाफट। चलो फटाफट एग्जाम्पल सबका क्वेश्चन कर लीजिएगा, एग्जाम्पल छोड़िएगा नहीं। ठीक है, मेरे पास अब उतना समय नहीं है कि एग्जाम्पल करें, लेकिन हार्ड वाला जो एग्जाम्पल रहेगा, जो नहीं समझ रहे जैसे वैसे वाला कर देंगे, लेकिन यहाँ बहुत आसान आसान है तो इसको अभी नहीं करते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल भी करते चलिएगा। और पेड कोर्स अगर लीजिएगा तो वहाँ पे आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ, टेस्ट के साथ सब कुछ कर देंगे, लेकिन यूट्यूब में तो संभव नहीं है उतना करना। जितना हो पाएगा कर दे रहे हैं 100%, लेकिन तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। 3.1 देखिए, 3.1 का ऐसे क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत आसान है, सारा क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग सकता है आपको। क्यों लग सकता है? क्योंकि पहला ही में दे दिया है वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड वाला क्वेश्चन देख करके स्टूडेंट का दिमाग हैंग हो जाता है कि इसको क्या करें, इतना लंबा कहानी लिखा हुआ है। तो वैसा घबराना नहीं है, आराम से बनेगा। लेकिन क्वेश्चन देख के डरिएगा तो फिर नहीं बनेगा। क्वेश्चन देख के ही बच्चे डर जाते हैं अक्सर, खास करके ऐसा वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कक्षा 10 के, अच्छा ऊपर पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ विधि से हल याद कीजिए। ग्राफ विधि से इसका हल भी निकालना है। ठीक है, यानी ग्राफ शुरू भी दे दिया। तो चलिए देखते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 का बोल रहा है 10 गो विद्यार्थी, कक्षा 10 का 10 गो विद्यार्थी एक पहली प्रतियोगिता कंपटीशन में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़का से 4 अधिक है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह का वर्ड वाला जो क्वेश्चन रहे ना, इसमें जिससे अधिक बोले या कम बोले उसको एक्स मानना है। ठीक है, ऐसे इसमें तो खैर दोनों को मानना पड़ेगा, क्योंकि दो चर वाला है तो एक ठो को एक्स और एक ठो को वाई मानना है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं। पहले लड़का और लड़की का बात हो रहा है, लड़का लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो मान लेते हैं लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या मान लेते हैं। मैथ में सबसे आसान तरीका यही है कि जो नहीं जान रहे हैं उसको मान लो। तो लड़कियों की संख्या अभी कितना है वो नहीं दिया हुआ, बस बोला है कि लड़की की संख्या जो है लड़का से 4 अधिक है। लड़का भी कैट हुआ नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट घुमा फिरा के बोल रहा है कि लड़की लड़का से 4 गो बेसी है। तो चलिए लड़कियों की संख्या बराबर मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अच्छा लड़की की, या ऐसा लड़का पहले लिखते हैं, लड़कों की संख्या है ना। क्यों? क्योंकि अभी पता है लड़कों की संख्या, हाँ लड़का से 4 अधिक, लड़कियां जो है लड़कों से 4 अधिक है, तो पहले लड़का पता रहेगा तब ना उसमें 4 अधिक करेंगे, इसलिए पहले लड़का लिख दिए कि लड़कों की संख्या x। अब देखो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, लड़कियों की संख्या है मेरी, लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या x है बबुआ, और क्वेश्चन में कहा है कि लड़कों से 4 अधिक है लड़कियां। तो लड़कियां लड़कों से 4 अधिक से, तो लड़कियों की संख्या को सबसे पहले y मानेंगे, क्योंकि दो चर वाला है ना, तो एगो चर x एगो y हो गया चर। अब देखो लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 अधिक है, तो y मान लिया, और y कितना है, तो लड़कों से, लड़का है x, उससे 4 अधिक थे, x प्लस से 4 लिखेंगे। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन पढ़ना, छोटा छोटा क्वेश्चन को पढ़ना है, लिखते जाना है, फिर आगे पढ़ना है। एक के बार पूरा पढ़ते हैं, उसी में दिमाग हैंग हो जाता है। ठीक है, तो 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है कि लड़का और लड़कों की संख्या याद करो ग्राफ विधि से। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले टोटल दिया हुआ, कुल कुल संख्या दिया हुआ है 10, कुल विद्यार्थी 10 है ना, लड़का लड़की मिला के। तो कुल अगर 10 है तो लड़का को x माने हैं प्लस लड़कियों को y माने हैं, तो x प्लस वाई बराबर 10 हुआ। एगो समीकरण बना है। और एगो समीकरण यहाँ से बन रहा है कि लड़की जो है या इसी को समीकरण, चलो नहीं इधर लिख देते हैं, लड़की जो है लड़की है y, लड़कों से 4 अधिक है तो y x प्लस 4, ये हो गया समीकरण 2। दो को समीकरण बन जाना है। ठीक है, दो को समीकरण बन गया, उसके बाद ग्राफ विधि से हल हो जाएगा। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, देखो x इधर रहने दो बराबर, या y रहने दो, किसी को भी रहने दे सकते हैं, x ही रहने देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 10 उधर है, y को हटा देना है तो उधर माइनस वाई चल जाएगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन ग्राफ विधि का है, ग्राफ विधि को बढ़िया से समझाएंगे आगे भी, लेकिन अभी ये वर्ड प्रॉब्लम वाला को खाली जल्दी से हटा लेते हैं। करना क्या है, समीकरण बन गया, समीकरण बनने के बाद कैसे समीकरण बना समझ में आया ना। देखो कुल संख्या है 10, तो लड़का को x मान, लड़की को y, तो दोनों को जोड़ने से 10 लिख दिया, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1 मान लिए। अब दिया होता है कि लड़की जो है लड़का से 4 को बेसी है, अधिक है, तो लड़की y है तो y बराबर लड़का से 4 अधिक, तो इसको यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, ये दो समीकरण हो गया। अब यहाँ से देखो समीकरण 1 से किसी एक को ग्राफ विधि से हल करने के लिए करते क्या है, या तो x या y को एक तरफ रहने देते हैं
एक तरफ, और बाकी जितना भी नंबर या कुछ भी हो उसको बराबर से उधर यानी बॉर्डर पार कर देते हैं, ठीक है। तो वो x रहने देते हैं, y को हटा देते हैं, तो 10 माइनस वाई हो गया। उसके बाद एक बक्सा ऐसा बनाना है, बॉक्स। इसमें क्या करना है, x और y का वैल्यू रखता है। इधर जो आया ना y, उधर गया जो, उधर y, इधर बच गया x, उधर y है ना 10 माइनस वाई। तो y में x और y यहाँ लिखते हैं, और y उधर y है तो y में अपने मर्जी से जितना जी चाहे, जो जी चाहे वो नंबर रख सकते हैं, जो मन करे। हमको मन कर रहा है y में 3 रखने का तो 3 रख दो, कुछ भी मन करे रख देना है। तो y में अगर 3 रखेंगे बाबू तो देखो 10 में 3 घटेगा तो x आ गया 7। तो एक ठो में अपने से रखना है, जैसे y में अपने से 3 रख दिए तो x आएगा यहाँ जोड़ घटाव करके 7, ठीक है। फिर एक ठो दूगो मान रखना है, दूगो। तो हमको अगर मन कर रहा है कि मन कर रहा है मेरे को 7 रखने का, अगर यहाँ 7 y में 7 रखने का, तो देखो क्या आएगा, ऐसे 7 नहीं रखते हैं तो एक एक आ जाएगा, ठीक नहीं लगेगा। कुछ और रखने 5 रख देते हैं ना, 5 रख देते हैं, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। 5 बच गया, y भी तो लिख देना है, हो गया काम इसका खत्म। उसी तरह वहां जाना है, तो यहाँ देखो बराबर से इधर एक के को कोई चीज होना चाहिए, या तो x या y, तो इसमें तो है खाली y, बाकी सब उधर पहले से है, तो कोई बात नहीं, इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट टेबल रखेंगे, टेबल बनाएंगे ऐसा, जहां पे लिखेंगे x y। उधर देखो बाबू x है, तो उधर x है तो x में अपने समान नंबर रखते हैं, मान के चलो 1 रख देते हैं, तो 1 यहाँ रखे तो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, मान के चलो 2 रख देते तो 4 2 हो जाएगा 6, ठीक है। ऐसा करना है, ऐसा करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं, बस यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेशन होगा, टेबल बना देना। बड़ा सा थोड़ा रहे, जोड़ घटाव कर लिख के करना पड़े तो लिख के कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ सही होना चाहिए, ठीक है। और डायरेक्ट हो रहा है तो इसका भी काम इतना कर लीजिए, यही काफ़ी है। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे दिखाना, मतलब जरूरी नहीं कि 1 + 4 5 या 2 + इसको दिखाना जरूरी नहीं है, ये दिखाना जरूरी है, ठीक है। इतना हो गया, मतलब इसका काम खत्म हो गया। अब इसको खाली ग्राफ में रख देना है तो उसका आंसर आ जाएगा। ग्राफ में खाली क्या करना है, रख देना है, ठीक है। तो ग्राफ में रखते हैं, कहाँ पे ग्राफ बनाए, थोड़ा जगह को कोताही हो गया। हाँ, यहाँ पे ग्राफ हम छोटा सा बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा ग्राफ का ज़रूरत नहीं है। एक्स वाई, अच्छा थोड़ा सा नीचे से करना होगा। हम्म, चलो यहाँ से लिखते हैं, ये एक्स रहता है, ये वाई रहता है, ये तो मालूम ही होगा। अब देखो हमको हाईएस्ट जाना है 6 7 तक, तो चलिए लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक काफ़ी है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। माइनस का जरूरत नहीं, इसलिए माइनस को नहीं लिखते, क्या कोई माइनस में नहीं आया, इधर माइनस होता है उधर माइनस, लेकिन माइनस में कोई नहीं आया है तो नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, एक्स में 7 है, वाई में 3, एक्स में 7 वाई में 3, खोजो एक्स में 7, एक्स में 7 यहाँ पे, वाई में 3 यहाँ, दिख रहा है यहाँ, तो ये दोनों को सीधा कर देना, या ऐसा या ऐसा ऐसा, या कोना में मिला दोनों, तो क्या क्या मिला, 7 और 3, तो ऐसा लिख देना है। एक्स पहले लिखते हैं फिर वाई, तो एक्स में 7 है तो 7 फिर 3, ठीक है। फिर आगे देखो एक्स 5 वाई भी 5, तो एक्स 5 ये रहा, वाई 5 ये रहा, तो इसको आगे बढ़ाओ ऐसा, ये 5 को ऐसे बढ़ाओ, यहाँ पे मिला, ये कोना में 5 5 लिख दो। अब देखो पहला समीकरण जो था उसका दोनों बिंदु मिल गया, अब ये दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन, एक रेखा ऐसा खींच देना है, हो गया पहला समीकरण का, ये हो गया, ठीक है। उसी तरह स्केल से करना है सीधा सीधा, और ये बराबर रखना है, ठीक है। मेरा देखो थोड़ा सट गया इधर दूर गया, तो ऐसा नहीं करना है, बराबर बराबर रखना है, ग्राफ को भी इसको बनाना है, तब सही होगा 100%, ठीक है। एक्स में 1 वाई में 5, एक्स में 1 वाई में 5, तो इसका सीधा जाएंगे तो यहाँ पे रहा, 1 और 5, यहाँ लिख देंगे 1 और 5। एक्स में 2 वाई में 6, एक्स में 2 वाई में 6, यहाँ पे रहा, यहाँ पे 2 6 यहाँ लिख देना है। अब ये देखो ये बिंदु और ये बिंदु बना, तो ये दोनों को मिला के ऐसा खींच दो। अब देखो आपस में काटा कहाँ, यहाँ पे कटा, जहाँ पे कटा वही उसका हल होता है, तो जो कटा उसका नीचे आवेंगे, तो कटा उसके नीचे देखो 3, और इधर जाएंगे तो 7 होगा, तनी दूर हो गया, ये 7 होगा, ठीक है। तनी 6 नीचे, हाँ, इसका सीधा आवेंगे तो यहाँ 7 होगा और नीचे 3, मतलब क्या आ रहा है, एक्स वाला में 7 3 आ रहा है, एक्स लाइन में कटा उसका सीधा करेंगे 3 आ रहा है, तो एक्स में 3 आ रहा है, और वाई में कितना आ रहा है, तो वाई का सीधा जो कटा है 7 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है बाबू, देखो आंसर, एक्स किसको माने थे, लड़की लड़कों को, तो लड़का है 3 गो, और लड़की को माने थे वाई, तो लड़का लड़की है 7 गो। देखो 7 और 3 दोनों को जोड़ेंगे 10 गो हो गया, क्लियर है। तो आंसर क्या हुआ, लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बस इतना सस करना है और ग्राफ में बैठा देना, जहाँ कटा वही उसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो एक और पार्ट कर देंगे, उसमें सब क्वेश्चन बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, ठीक है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। देखो ध्यान से क्वेश्चन, मानते हैं कलम का मूल्य पता नहीं ना, पेंसिल का मूल्य पता है, खाली कट हो 5 को पेंसिल और 7 को कलम का मूल्य दिया हुआ है 50 रुपया, तो एक का कितना दाम है वो मालूम नहीं, हमको निकालना है, ठीक है। तो जो मालूम नहीं उसी को तो एक्स मानते हैं, तो माना एक कलम कलम का मूल्य 100 रुपया, कोई दिक्कत नहीं मानने में, और एक एक पेंसिल
पेंसिल का मूल्य बराबर वाई रुपया। पेंसिल को वाई रुपया मान लिया और पेन को 1 रुपया मान लीजिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार यानी प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार यानी क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 5 गो पेंसिल लिए बाबू, 5 पेंसिल, ध्यान से देखिएगा इतना आसान है, 5 पेंसिल और 7 गो पेन लिए, तो ऐसा लिखेंगे ना, ऐसा ही ना लिखेंगे कि 5 गो पेंसिल का जितना पैसा आएगा और 7 गो पेन का जितना पैसा है उसको जोड़ देंगे। कोई दुकान में खरीदने गए पेंसिल और पेन, तो पेंसिल का जितना रुपया हुआ और पेन का जितना रुपया, दोनों को जोड़ेगा ना। जैसे 5 गो पेंसिल रहे तो 5 को गुना करेगा पेंसिल का मूल्य से, 5 गुना पेंसिल लिखे हैं यानी पेंसिल का मूल्य 2 रुपया अगर होगा तो 5 दूनी 10 रुपया, और पेन होगा 5 रुपया तो 5 7 35 रुपया होगा, फिर दोनों को जोड़ देगा, कहेगा हाँ इतना रुपया दो, यही ना होता है। तो 5 गो पेंसिल लिए, 7 गो पेन लिए, तो जोड़ के जो पैसा है वो दे दिया है कि 50 रुपया लिया, उसमें कितना रुपया 50 रुपया, 5 पेंसिल 7 कलम में। अब देखो बाबू 5 पेंसिल, तो पेंसिल को वाई माने हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ 5 वाई प्लस 7 पेन, तो पेन का मूल्य x है तो 7 x हो जाएगा। आए समझ में, जितना मूल्य उससे गुना होगा ना, तो 5 गुना वाई तो 5 वाई, 7 गुना x तो 7 x बराबर 50 हो गया समीकरण 1। क्लियर है। किसी को भी x में मान सकते हैं, या तो कहीं ये y ये x, किसी को भी, ऐसा नहीं सोचिए कि पहले x आना चाहिए y आ गया है उल्टा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई भी किधर आए कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला कंडीशन बोला है, जबकि 7 गो पेंसिल लिया, अबर का क्या 7 गो पेंसिल ले लिया, 7 गो पेंसिल लिया, 7 गो पेंसिल, तो उसमें जोड़ेंगे कै गो पेन लिया, फिर 5 गो पेन लिया, माने उल्टा है ना, 5 गो पेन लिया, तो पैसा हुआ उसका 46 रुपया, तो लिख दिए 46 रुपया। अब देखो 7 गो पेंसिल बाबू, 7 पेंसिल को का माने वाई प्लस 5 गो पेन, तो 5 एक्स बराबर 46 समीकरण 2। ठीक, दोनों समीकरण को फिर से बना दो वैसे ही जैसा बोले अभी, इससे पहले, और उसके बाद काम हो जाएगा। समीकरण 1 से पहले, समीकरण 1 से क्या बोले थे, पहला कंडीशन कि इधर इधर एक तरफ जो है x या y खाली रखना, बाकी सबको बॉर्डर पार कर देना है। तो देखो 5y प्लस 7x इज इक्वल टू 50 है, तो y वाला को रहने देते हैं, तो अभी 5 है साथ में, तो 5y रहेगा, 50 उधर है, 50 50 ये प्लस में है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस 7x, फिर y को रहने देना है, y सिर्फ रहना चाहिए, 5 को इधर दिख रहा है तो 5 को भी हटाएंगे, तो 50 माइनस 7x 5 गुणा में है, तो इसीलिए आ जाएगा भाग में, हो गया। उसके बाद अब टेबल बना दो ऐसा वाला एक्स वाई का एक्स वाई, देखो उधर एक्स है तो एक्स में वैल्यू रखेंगे, तो एक्स में मान के चलिए 0 रख देते हैं, ठीक है, काहे माथा मारी करे ज़्यादा रख के, तो 0 अगर रखेंगे बाबू, तो देखो ध्यान से 50 माइनस 7 को 0 से गुणा करेंगे, 7 और एक्स मतलब एक्स में 0 रख रहे हैं, तो 7 और 0 70 नहीं होगा, गुणा होगा है ना, 7 0 0 हो जाएगा, तो उधर 0 हो गया, तो 50 बटा 5 बजा, अब 5 को 50 से भाग देंगे तो 5 है दहिया 50, तो डायरेक्ट लिख देते 10, तो यह कितना 10, ठीक है। अब कितना रखें, 5 रखते हैं यहाँ, 7 पचे 35 होगा, ताकि 50 में 35 घटेगा तो कुछ जो बचेगा वो 5 से कट भी जाएगा, ठीक है। तो 7 पचे 35, 5 रखते हैं, एक्स में 5 रखते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50, देखिए ध्यान से, 7 पचे 35, 50 माइनस 35 बटा 5, 50 में 35 घटाएंगे 15, 15 बटा 5, तो 5 दिया 15, 3 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये रफली जोड़ घटाव कर लेना है, मेन ये था, ठीक है। पहला हो गया। अब दूसरा समीकरण देखते हैं, समीकरण 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है, कहाँ है, किधर है, या 7y प्लस 5x इज इक्वल टू 46, यहाँ पे वही करना है, y रहने देते हैं, अब एक बार हटा देते हैं सब कुछ, 46 ये प्लस में उधर जाकर माइनस 5x और ये 7 गुणा में, तो इधर भाग में, फिर से टेबल बना दो ऐसा, ये वाला टेबल जिसमें x और y रहेगा, x और y रहेगा, x उधर है तो x का वैल्यू बैठाते जाओ, y आते जाएगा, तो x में हमको लगता है 0 रखे, नहीं 0 रखेंगे तो 46 बटा 7 आएगा, नहीं कटेगा तो पॉइंट में आएगा तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए 0 मत रख, 1 रखते हैं, 1 रखने से 41 आएगा, 2 रखने से 36 आएगा, 3 रखने से कुछ और रखने से पॉइंट में आने वाला है तो 0 रख दे, ठीक है, माथा हमारे ज़्यादा नहीं, 46 माइनस 0 मतलब उधर 0 हो गया बटा 7, तो 7 छक 42, 43 44 45 46, 4 बचा तो पॉइंट 40, 7 7 7 छक 42, 7 पच्चे 35 हो गया, ऐसा आता रहेगा, तो पॉइंट के बाद एगो लिखना है काफ़ी है, 6.5, ठीक है। फिर y बराबर कुछ रख दे, तो 2 रख देते हैं, 5 दूनी 10, 46 में 10 घटाएंगे तो 36 बटा 7 होगा, अभी कहा 6 7 बच्चे 35.1 आएगा, 5.1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको फिर से ग्राफ में रख दो, किस्सा खत्म, ठीक है, जहाँ टच करे वही उसका सोल्यूशन, वही उसका हल। अब देखिए पॉइंट देख करके बहुत कोई सोचेगा पॉइंट में है तो कैसे ग्राफ में रखे, तो पॉइंट रहे कि कुछ और रहे कोई मतलब नहीं उससे, है ना, पॉइंट से काम दिक्कत है, देखो फटाफट रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए 10 तक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस में नहीं है इसलिए इधर नहीं लिखते हैं, देखो 0 और 10 है, y में 10, ये तो 0 है, y में 10 तो ये है, तो 0 10 ये यहाँ पर हो जाएगा 0 10, ठीक है। फिर 5 x में y में 3, x में 5 y में 3, तो इसका सीधा यहाँ पे आएगा x में 5 y में 3, तो 2 बिंदु बना, ये वाला एक ठो ये, तो दोनों को मिला के खींच देते हैं, ऐसे सीधा स्केल से खींचिएगा, ठीक है। मेरा स्केल किधर हो गया है,
ये हो गया। फिर 0x में y में 6.5, तो 0 y में 6.5, y में 6 ये हो गया, तो 0 और 6.5 लिख देते हैं यहाँ। हाँ, x में 2, y में 5.1, तो x में 2 तो 5.1, तो 5 से थोड़ा सा ऊपर होगा, 5 से थोड़ा सा ऊपर 5.1 होगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 और 5.1 हो गया। अभी दोनों से फिर से ऐसे 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 करके मिला दो, तो देखो यहाँ पे कटले में कट रहा है, मतलब 5 और 3 हो जाएगा। एक होगा 5 रुपया और एक होगा 3 रुपया, माने पेन का 5 रुपया और पेंसिल का 3 रुपया, ठीक है। करके देखते हैं। 5 रुपया और 3 रुपया अगर होगा पेन का, तो 5 7 ये 35 रुपया हो गया, और 5 या 15, देखो ठीक है आ रहा है, 15 और 35 50 रुपया, ठीक है, हिसाब ठीक आ रहा है। तो क्या लिख दीजिएगा, देखो ना कटा कहाँ, 5 और 3 में, तो 5 एक्स का ना है, एक्स का आया 5, वाई का 3, तो वाई माने थे पेंसिल को, तो पेंसिल का मूल्य 3, और वाई एक्स माने थे कलम को, तो कलम का मूल्य 5 रुपया, आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, ये वर्ड प्रॉब्लम था, एक ही क्वेश्चन हो पाया, बेसिक समझाना था, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन एक एक वीडियो में खत्म हो जाएगा, काहे कि बेसिक अब कंप्लीट क्लियर हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आ रहा होगा तो लाइक और कमेंट करिएगा। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब कर दी है आप लोग, इसलिए अभी मन नहीं लग रहा है एकदम पढ़ाने का। कोई ना लाइक ना कमेंट ना शेयर, कुछ नहीं कर रहा है, एकदम मर गया है लग रहा है सब। पहले का स्टूडेंट ठीक था, एकदम पूरा एक्टिव रहते थे, पता नहीं अब कहाँ कहाँ का कब्रिस्तान से उठ के स्टूडेंट आ गया कि क्या। तो चलिए थोड़ा सपोर्ट करिए, थोड़ा एक्टिविटी दिखाइए अपना, ताकि हम लगातार क्लास ले पाए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।